हेलो दोस्तों, आपका इस आईएएस सर्वोदय में स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। आज हमारा 25 अप्रैल है। आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करूंगा। कृपया आप लोगों से ये उम्मीद है, आशा करेंगे कि ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आगे जो आने वाले नोटिफिकेशन होगा आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आगामी जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर हम बात करें हम 69 बीपीएससी का, अब तो आगे बीपीएससी सुपरटेट भी है आपके लिए, बिहार दरोगा है। जो भी आगामी एग्जाम देंगे उनके लिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा। इसको आप इसको विश्व से लास्ट जरूर देखेंगे। और हमारे जो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुए हैं, अगर ऑफलाइन किन्हीं को अगर क्लास करनी है तो आप ऑफलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं मॉर्निंग में। और रात में हमारी अगर बात करें आपको, तो रात में आपको 8:45 में आपको एनसीईआरटी चलती है, एनसीईआरटी क्लास चलती है, इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगामी एग्जाम के लिए भी आपको बहुत बेहतर होगा। जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि 68 का जो बीपीएससी प्री हुआ है हाल ही में, पिछले फरवरी 12 फरवरी को, का जो क्वेश्चन का जो पैटर्न था, ये आपको एक कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। तो एनसीईआरटी क्लास हमारी चल रही है, तो अगर आप इनको इच्छुक हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो उसमें टीचमेंट ऐप की क्लास होती है, इसका लिंक भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे है, तो वहाँ पे आपको सेंड किया जाता है, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। इसकी जो फ़ी है 999 रुपये है। चलिए, तो आज का जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है हमारा, उसके अगर बात करेंगे हम, तो ये हमारा है कि कहा जा रहा है कि आपका ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया। आपका ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। 500 भारतीय पहुंचे सूडान। मतलब ऑपरेशन, ये पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये न्यूज़। क्यों समझेंगे? क्योंकि भारत ने हिंसाग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू कर दी। इसके तहत लगभग 500 भारतीय पोर्ट जो है सूडान पहुंच गए हैं। अपने नागरिकों को निकालने के भारत ने ये शुरू किया अभियान। किसको? तो ये सूडान। इस बात को याद रखेंगे, पीटी में पूछा जाएगा ये। आगे है कि भारत के साथ रक्षा सहयोग को मतलब आगे बढ़ाएगा, प्रगाढ़ करेगा ऑस्ट्रेलिया। मतलब यार का ये टॉपिक है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय रक्षा रणनीति रिव्यू जारी किया है, जिसमें भारत के साथ रक्षा सहयोग की जरूरत पर जोर दिया गया है। पूरी रणनीति में अगर देखा जाए तो तीनों जगहों पर भारत के साथ सहयोग का जिक्र है। इसमें भारत को जापान के समक्ष रखते हुए कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया को दुनिया की प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों का विस्तार करना होगा और क्षेत्रीय ढांचों को जो है मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसको आप देख लेंगे, ये आईआर का टॉपिक है हमारा। और यूपीएससी के पैटर्न पर अगर देखेंगे तो ये पेपर 2 होगा, और भारत के बीपीएससी के पैटर्न पर देखें तो पेपर 1 में जीएस 1 में है इसका। तो ये चलेंगे आगे हम। फिर ये आपका आ गया इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक कि भारत सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत जरूर जारी रखेंगे। कौन? तो भारत चीन। तो मतलब भारत और चीन के सैन्य अधिकारी की अगुवाई में रविवार को एक बैठक हुआ था, जिसमें इसमें ये मिलने की संभावना, कोई संकेत मिल रहा है कि मौजूदा सीमा को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति बनी हो। लेकिन दोनों तरफ से ये कहा गया है कि दोनों तरफ से क्या कहा गया है कि बातचीत जारी रखेगी ताकि एक सर्वमान्य समाधान को स्वीकार किया जा सके। मई 2020 में अगर देखा जाए तो मई 2020 में घटना होता है पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीनी सैनिकों की तरफ से घुसपैठ के बाद से जो है दोनों देशों के बीच जो है विवाद चल रहा है, जो विवाद अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बैठक चल रही है। इसमें क्या है तो सैन्य अधिकारियों के बीच ये 18वें दौर की वार्ता थी। पूर्व में अगर देखा जाए तो इस तरह की बातचीत के बाद कई स्थलों से चीनी ने सैनिकों को अपने सैनिकों को पीछे किया, लेकिन मई 2022 से पहले वाली स्थिति लागू अभी तक नहीं हो पाई है। तो इस बात को ध्यान देंगे, क्योंकि चीन के रक्षा मंत्री 27 और 28 अप्रैल को शंघाई सहयोग संगठन जो एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने आ रहे हैं। यह एलएसी पर विवाद शुरू होने के बाद चीन के रक्षा मंत्रियों की पहली भारत यात्रा होगी। इस बात को ध्यान देंगे। अमेरिका और रूस से भारत खरीदेगा क्या? तो एंटी शिप मिसाइल। ये होता क्या है अगर देखा जाए तो ऐसे समय में जब यूक्रेन में अमेरिका और रूस आमने सामने है, अभी का जो समय है, ऐसे समय में अमेरिका और रूस जो यूक्रेन के आमने सामने है, तब भारत जो है दोनों देशों से हथियार खरीदने की तैयारी कर रहा है। भारत जो है रूस से जहां एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने की तैयारी में है, तो वहीं अमेरिका से एंटी शिप हार्मून मिसाइल खरीदे जाने की गंभीरता से विचार किया जा रहा है। देखा जाए तो दोनों तरह की मिसाइलें जो है नौसेना के लिए खरीदी जा रही है। इनमें नौसेना की मारक क्षमता बढ़ जाएगी। रूस की जो क्लब मिसाइल है, ये क्या करेगी? ये जल सतह पर चलने वाले युद्धपोत और पानी के भीतर पनडुब्बी दोनों से दागी जा सकती है। मिसाइल की बिक्री पर अपनी सहमति दे चुकी है। वैसे ये मिसाइल जो भारतीय युद्धपोतों और पनडुब्बियों में पहले से भी तैनात है। अब देखेंगे हार्पून मिसाइल। भारत ने हार्पून मिसाइल सिस्टम के अतिरिक्त उपकरणों और अन्य तकनीक सहायता पर भी साथ देने के लिए, सहायता के लिए अमेरिका से अनुरोध किया था। तो इस बात को ध्यान देंगे।
नई गति संग रोड साइन का भी बदलेगा, ढांचा बदलेगा। मतलब क्या कि 5 साल बाद एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर समेत सभी सड़कों के लिए अधिकतम गति सीमा के नए प्रस्ताव के साथ जो है सड़क परिवहन मंत्रालय ने पूरे देश में रोड साइन प्रणाली को ही बदलने जा रहा है। मतलब सड़क सुरक्षा के लिए, सड़क जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, इसके लिए बड़ी खामी माने जाने वाली मौजूदा प्रणाली के दृष्टता के लिहाज से भी बेहतर बनाया जाएगा और नियम लागू करने के नज़रिए से भी ये चीज़ें चेंज होने जा रहा है। देखिए, चौड़ी सड़क में ये चीज़ें होगा, हॉर्स निषेध से ये सब सारी चीज़ें जो है सो दिया जाएगा चीज़ें। आगे चलेंगे आपको कि केशवानंद जो भारती है तो फैसले का 50 साल पूरा हो गया है। मतलब केशवानंद भारती से तय हुआ था संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा। मतलब इसको समझें तो संविधान संशोधन करने की संसद की व्यापक शक्तियों को सीमित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस केशवानंद भारती फैसले का 50 वर्ष पूरा हो गया है। इस फैसले में शीर्ष कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था, साथ ही न्यायपालिका जो है उसको संविधान संशोधन की समीक्षा करने का अधिकार भी दिया था। इस फैसले का पूरा करने में 50 वर्ष पूरा करने के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केशवानंद भारती मामले में बहस, लिखित दलीलों और फैसलों के विवरण वाला एक वेब पेज को लोगों के सामने को समर्पित किया था। 24 अप्रैल 1973 को सुनाए गए इस ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष अदालत की 13 सदस्यीय पीठ ने 7-6 के बहुमत से संविधान में के मूल ढांचे को संविधान दिया था। इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या दिया था, तो इस आगे है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन उसे मूल ढांचे को प्रभावित करने का अधिकार नहीं है। फैसले के अनुसार संविधान के हर प्रावधान को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन वह न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा कि संविधान का मूल आधार और ढांचा बना रहे। ये क्या किया गया था इस फैसला में, देखिए इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि 1973 का जो फैसला था केरल के संत केशवानंद भारती के मामले में सुनाया गया था। केशवानंद की मृत्यु 2020 में हुआ था। केरल के सरगौर जिले में एडीआर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती ने 1970 में राज्य सरकार के 2 भूमि सुधार कानूनों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया था। तो दोनों कानूनों के संविधान ने 9वीं अनुसूची में रख दिया था ताकि वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आ सके। तो ये बात ये चाहता है। देखिए, ये है आपका कि नए युग में क्या है, तो प्रवेश करता अंतरिक्ष के बारे में कहा जा रहा है कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जो है मंजूरी प्रदान कर दिया है। ठीक है, इसके अनुसार अगर देखें तो अंतरिक्ष अनुसंधान एवं निर्माण संबंधी कार्य जो है दोस्तों, ये भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो द्वारा संचालित किया जाएगा। साथ ही अंतरिक्ष उत्पाद एवं सेवा संबंधी गतिविधियों जैसे उपग्रह निर्माण तथा उपग्रह प्रक्षेपण आदि कार्यों के लिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी विकसित देशों की तरह भारत का भी निजी क्षेत्र भी न सिर्फ उपग्रह निर्माण में सहयोग करेगा, बल्कि अपने निजी परीक्षण स्टेशन भी विकसित कर सकेगा। इस बात को आप यहाँ से पढ़ लेंगे, साइंस टेक का टॉपिक है। ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको बढ़ती जो जनसंख्या है उसको लाभ उठाए भारत। मतलब भारत जो दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। भारत की जनसंख्या भी वर्तमान में 142.8 करोड़ हो गया है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर चला गया। चीन और भारत की आबादी लगभग बराबर है, लेकिन चीन का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से 3 गुना ज़्यादा है। भारत में विश्व की धरती पर 2% हिस्सा है। यहाँ दुनिया के 17.7% लोग रहते हैं। भारत में जनसंख्या विस्फोट का शोर न तो सरकार सुनाई दिया और न ही नीति नियंत्रण ने इस पर ध्यान दिया। वर्ष 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी। पिछले 72 वर्षों में यह आबादी 36 करोड़ से बढ़कर 142 करोड़ पहुंच गया है। इस बात को सोचने की जरूरत है। ठीक है, आगे चलेंगे। ई श्रम पोर्टल के प्रवासियों के ई पोर्टल जो श्रम पोर्टल, इससे क्या होगा, तो प्रवासियों के परिवार को ही लाभ मिलेगा। मतलब दूसरे राज्यों में कामगारों के बच्चों को शिक्षा और महिला केंद्रित योजनाओं को मिल सकेगा लाभ। मतलब क्या कहा जा रहा है कि केंद्रीय श्रम पोर्टल ने ई श्रम पोर्टल की उपयोगिता का दायरा बढ़ाते हुए नई सुविधाएं जोड़ा गया है। अभी तक 28.87 करोड़ जो है लोग श्रमिक जो अब तक इस श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर चुके हैं। पंजीकृत कामगार इस पोर्टल से रोजगार के अवसर, कौशल विकास, पेंशन योजना सहित कई सुविधाएं भी ले सकेंगे। अब इसमें और भी चीज़ें हैं, समझेंगे क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाए गए श्रम पोर्टल की उपयोगिता का दायरा बढ़ाते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नई सुविधाएं उसमें जोड़ी है कि अब इस पोर्टल का लाभ सिर्फ पंजीकृत 28.87 करोड़ श्रमिकों को ही नहीं बल्कि उनके परिवारों को भी मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। प्रवासी कामगारों के बच्चों को दूसरे राज्य में शिक्षा मिल सके और उनके घर की जो महिलाएं हैं उनको भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इनके लिए उनका ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा और उस डाटा को राज्यों के साथ भी साझा किया जाएगा। ये चीज़ें हैं।
अब है कहा जा रहा है ई श्रम डाटा साझा करने वाले पोर्टल का भी क्या प्रारंभ। ये भूपेंद्र यादव ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ ई श्रम पोर्टल को साझा करने के लिए डाटा शेयरिंग पोर्टल मतलब डीएसपी का भी शुभारंभ किया है, तो इस बात को ध्यान देंगे। यहाँ पे है आपका कि कर चोरी में शामिल है ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाली विदेशी फर्म। मतलब कहा जा रहा है कि जीएसटी अधिकारियों ने भारत में रहने वाले लोगों को मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म की पेशकश करने वाली जो विदेशी कंपनी है दोस्तों, उसको द्वारा जो कर चोरी का पता लगाया है। दरअसल मौजूदा प्रक्रिया के तहत भारत में सेवाएं देने वाली सभी विदेशी कंपनियों को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कानून के तहत ओडीआर सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं की तरफ अपना पंजीकरण करना आवश्यक होता है। कर चोरी के आरोप में 2 बीमा कंपनियों को भी नोटिस दिया है। कर चोरी के आरोप में जो है 2 बीमा कंपनी को नोटिस भी दिया गया है। 2047 तक उच्च मध्यम आय देश वाला देश बन जाएगा भारत। विपरीत दौरा कर रहे हैं कि कौन है, देख समझेंगे इस चीज़ों को कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन हमारे कौन, विवेक देवरा है। उन्होंने कहा है कि हमारा भारत जो है 47 तक भारत उच्च मध्यम वाले आय वर्ग वाले देशों में सूची में शामिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के कुछ राज्य पहले से ही क्रय शक्ति समानता के मामले में उच्च आय वर्ग में शामिल है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह की कोई भी धारणा जो गलत साबित नहीं हो सकती है जिसमें ये कहा जाए कि भारत की आर्थिक विकास दर केवल निर्यात के जरिए ही आगे बढ़ सकती है। ये चीज़ें अच्छा बात उन्होंने कहा है। हमारे सीतारमन जो वित्त मंत्री उन्होंने कहा है कि विकास की गति बनाए रखने के लिए मिलकर काम कर रहे वित्त मंत्रालय और आरबीआई। देखिए उनका कहना है कि मंत्री ने कहा है कि इस साल और अगले साल हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ने वाली है और इस गति को जारी रखने के लिए हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय और आरबीआई इस बात को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि विकास की गति नहीं छूटे। अब है यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि देश की ज़रूरतों के हिसाब से उत्पादन करे एमएसएमई। मतलब सीतारमन ने कहा है कि अब समय आ गया है कि हमारे ऐसे एमएसएमई देश की ज़रूरतों के हिसाब से उत्पादन करना शुरू करें। उन्होंने कहा कि हम इन सभी चीज़ों का उत्पादन कर सकते हैं, हमारे एमएसएमई पूरी तरह से सक्षम है। वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि एमएसएमई के प्रोत्साहन के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इस बात को आप ध्यान देंगे। ग्रीन हाइड्रोजन की परिभाषा बदलने पर फंसा पेंच।